नमस्कार, जय हिंद। अनसंग फैक्ट्स में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं यात्रियों की श्रृंखला में इब्न बतूता के बारे में। इब्न बतूता का रेहला जो उसने किताब लिखी थी उसका नाम है। अरबी में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत ही रेहला कहा गया। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा रोचक जानकारियां देता है ये रेहला। किसने लिखा? इब्न बतूता ने। मोरक्को के इस यात्री का जन्म तंजीर के सबसे सम्मानित तथा शिक्षित परिवारों में से एक था, जो इस्लामी कानून व शरिया के लिए प्रसिद्ध था। अपने परिवार की परंपरा के अनुसार इब्न बतूता ने कम उम्र में ही साहित्यिक तथा शास्त्र रूढ़ शिक्षा हासिल की। यात्राओं का शौकीन इब्न बतूता यात्राओं के वृत्तांतों को पुस्तकों से अधिक मानता था। इब्न बतूता का सीन ये था, वो जो ट्रैवल करता था उसमें जो वो फेस करता था, जो देखता था उसको लिखता था। पुस्तकों से ज्यादा वो इस चीज को मानता रहता था। 1332 से 33 में भारत के लिए प्रस्थान करने से पहले वह मक्का की तीर्थ यात्राएं और सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान तथा पूर्वी अफ्रीका के कई तटीय व्यापारिक बंदरगाहों की यात्राएं कर चुका था। मध्य एशिया के रास्ते होकर इब्न बतूता 1333 में स्थल मार्ग से सिंध पहुंचा। मोहम्मद बिन तुगलक उस समय दिल्ली का शासक था। मोहम्मद बिन तुगलक की कला प्रेम को जानकर वो उच्च के रास्ते दिल्ली आ पहुंचा। उसकी विद्वता से प्रसन्न होकर उसे सुल्तान ने दिल्ली का काजी बना दिया। कई वर्षों तक इसी पद पर रहा, लेकिन गलतफहमी के चलते विश्वास खोने के कारण जेल में डाल दिया गया। लेकिन जैसे ही सुल्तान की गलतफहमी दूर हुई, उसे वापस उसके पद पे बैठा दिया गया। 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान का दूत के रूप में चीन जाने का आदेश सुल्तान ने इसको दिया। इब्न बतूता को 1342 में मंगोल शासक के पास सुल्तान ने भेजा, दूत बनाकर अपनी नई नियुक्ति के साथ मध्य भारत से होते हुए वो मालाबार तट मालदीव गया। चीन जाने से पहले वो बंगाल व असम भी गया। इतना अच्छा ट्रेवलर था वो। वह जहाज से सुमात्रा और बाद में अन्य जहाज से, पहले वो यहाँ से मालाबार तट से गया सुमात्रा, जो इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। सुमात्रा के बाद वो दूसरे जहाज से चीनी नगर जैतून, जो आज क्वांझू नाम से जाना जाता है, वहां पहुंचा। व्यापक रूप से उसने चीन को घूमा। चीन में वो बीजिंग तक गया, जो आज चीन की राजधानी है। 1347 में उसने घर जाने का निश्चय किया। चीन की उसकी यात्रा की तुलना इतिहासकार इसकी चीन की यात्रा की तुलना मार्को पोलो से करते हैं, जो 13वीं शताब्दी में वेनिस इटली से चलकर चीन व भारत की यात्रा जिसने की थी से की जाती है। इसकी तुलना मार्को पोलो से। इब्न बतूता ने नवीन संस्कृतियों, लोगों, आस्थाओं, मान्यताओं आदि के विषय में अपने अभिमत सावधानी व कुशलता से दर्ज किया। इसका ज्यादा मान्य है अलबरूनी से। क्यों? उसने अपने वृत्तांतों को लिखा है, उसने किसी का इतिहास कॉपी पेस्ट नहीं किया। भले अलबरूनी ज्यादा पढ़ाई की, लेकिन उसने ये भी दिखाया कि मैंने ये लिखा है। उसने कभी ये नहीं लिखा कि मैंने भारतीय इतिहास में उसने ये लिखा कि मैंने भारतीय पुरोहितों से शिक्षा ली, लेकिन उसने ये नहीं लिखा, उस पुरोहित का नाम नहीं लिखा। और उसने जिस ग्रंथ को कॉपी पेस्ट मारा, जिस दर्शन को उसने कॉपी पेस्ट मारा, उसने वो नहीं लिखा। ये उसे लिखना चाहिए था। उसके हिसाब से ज्यादा विश्वासप्रद मुझे लगता है इब्न बतूता। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगता था। हमें ये मत नहीं भूलना चाहिए था कि इसने कितना बड़ा त्याग किया। वो आज की तरह नहीं कार स्टार्ट की और चले गए। पैदल चलना पड़ता था, रास्ते में लुटेरे थे, खाने के लिए सराय नहीं थी, जानवरों को खतरा था, बहुत सारी चीज होती थी। और समय देखिए कितना लगता था। मुल्तान से दिल्ली की यात्रा में 40 दिन लगे और सिंध से दिल्ली की यात्रा में लगभग 50 दिन का समय लगा था। दौलताबाद से दिल्ली की दूरी तय करने के लिए 40 दिन लगे, जबकि ग्वालियर से दिल्ली की दूरी तय करने में 10 दिन में तय की जा सकती थी। 10 दिन लगते थे ग्वालियर से दिल्ली पहुंचने में। लंबी यात्राओं में लुटेरे ही एकमात्र खतरा नहीं थे, यात्री बीमार हो सकता था। एक उदाहरण रेहला का है। रेहला जो इसने इब्न बतूता ने एक किताब लिखी ना, रेहला, उसका उसने अपना एक वृत्तांत बताया उसमें कि मुझे ज्वर ने जकड़ लिया था और मैंने अपने आप को कमजोरी के कारण गिरने से बचने के लिए
पगड़ी के कपड़े को जीन से बांध लिया था। अंततः हम ट्यूनिस शहर पहुंचे। सब ने काजी और उसके पुत्र का अभिवादन किया, पर मेरा किसी ने नहीं किया। उस समय मेरी आंखों में आंसू भर आया। लेकिन एक तीर्थ यात्री ने जब मेरी कुंठा को समझा तो उसने मेरा अभिवादन किया, जिससे मुझे खुशी हुई। ये रिहला में इब्न बतूता ने लिखा है। अब इब्न बतूता जब आया तो वो जहां से यात्रा की थी, तो सुल्तान ने इब्न जुजाई नाम के एक आदमी को बोला कि इब्न बतूता जो बोल रहा है उसको तुम रिटर्न लिखित रूप में तैयार करो, उसको लिखो। वो जो उसकी यात्रा का वृतांत उसको लिख के ग्रंथ का निर्माण करो। 1400 से 1800 के बीच भारत में आए इब्न बतूता को बहुत लोगों ने फॉलो किया। उन्होंने एक तरीके से मैप तैयार किया ना, वो जहां से गया अपने वृतांतों को लिखा और पूरे अरब से लेके भारत चीन तक उसके मैप को फॉलो किया गया। हाँ, ये यहाँ तक गया था, उसके बाद यहाँ तक गया था। तो इसका अनुसरण बहुत लोगों ने किया। तो 1400 से 1800 के बीच भारत आए कई यात्रियों ने इब्न बतूता का अनुसरण किया। 1440 में अब्दुल रज्जाक समरकंदी, जिसने दक्षिण भारत की यात्रा की थी, उसने भी इन्हीं का अनुसरण किया था। 1620 में महमूद वली बल्खी ने व्यापक यात्राएं की, उसने भी इब्न बतूता का ही अनुसरण किया था। शेख अली हाजिन, जो 1740 के दशक में उत्तर भारत आया था, वो भी इसी श्रेणी में शामिल है। इनमें से कुछ लेखक भारत से इतने सम्मोहित हो गए थे, उसका उदाहरण आप देखिए। महमूद बल्खी तो कुछ समय के लिए सन्यासी ही बन गया था। तो ऐसा था हमारा भारत। कोई कितना भी चाटुकार इतिहास हमारे इतिहास को बर्बाद करता रहे, हमारी संस्कृति को बुरा भला कहता रहे, लेकिन अगर हम इन यात्राओं के बारे में पढ़ते तो हम अपनी समझ ही लगा के पता कर सकते हैं कि हमारा भारत कितना महान था। क्या हम कहाँ घूमना पसंद करते हैं जो चीज़ अच्छी हो, हम कहाँ जीना और रहना, अपने बच्चों को ले जाना पसंद करते हैं जहाँ वो चीज़ अच्छी हो। और अंग्रेज आए, हमें लूटने आए, हम नहीं गए उनके पास, हमें उनके पास जाने की जरूरत ही नहीं थी। वो हमारे पास, उनको हमारे पैसों की जरूरत थी। मुगल आए, उन्हें हमारी जमीन अच्छी लगी, हमारे धन संपदा अच्छी लगी, उन्होंने लूटा। बस ये है कि थोड़े वो ब्रूटल थे, लेकिन अंग्रेज उनके बाप भी निकले। तो इब्न बतूता के बारे में यहीं तक। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। भारत सरकार की कोरोना से संबंधित गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। मास्क पहनें, आपस में दूरी बनाए रखें, घर से जब जरूरत हो तभी बाहर निकलें, सुरक्षित रहें, दूसरों को सुरक्षित रखें। जय हिंद, नमस्कार।